नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़ का खास कार्यक्रम सत्ता की सियासत। आज हम उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। यह विश्लेषण करने की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मीडिया के नाम पर पूरे देश में सेनाएं हैं, ऐसी सेनाएं जो किसी न किसी पार्टी की तरफ से ये चुनावी युद्ध लड़ रही हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि मीडिया चुनाव लड़ रहा है। मीडिया अपने तरीके से आपको विश्लेषण दिखाता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि वास्तविक स्थिति क्या है। इसलिए हमें चुनाव विश्लेषण करना पड़ रहा है। वैसे तो हमारे पांचजन्य के एक साथी ने कहा था कि राजनीति में निष्पक्ष कुछ भी नहीं होता है, कहीं ना कहीं झुकाव होता है। निश्चित तौर पर इससे पहले मीडिया किसी न किसी पक्ष की ओर उसका झुकाव रहता था, मीडिया का झुकाव किसी न किसी पक्ष की ओर रहा करता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है तब से कुछ निष्पक्ष काम करने का मौका पत्रकारों को मिला है, क्योंकि सोशल मीडिया में ना तो कोई सरकार का दबाव होता है और ना ही मीडिया घरानों का। ये सोशल मीडिया एक ऐसा अवसर है जहां पर कि आप निष्पक्ष विश्लेषण कर सकते हैं, राजनीति की निष्पक्ष व्याख्या कर सकते हैं। और ये अलग बात है कि वो कोई ये कहे कि आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है, कोई ये कहे कि आपको खबरों का कुछ पता नहीं है, ये अलग बात है। सब अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नज़रिए से कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो राजनीति की वास्तविक स्थिति है उसको हम टच करने का पूरा प्रयास करेंगे कि हम राजनीति की वास्तविक स्थिति उत्तर प्रदेश में क्या है उसके बारे में आपको कुछ बता सकें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में क्या हमें पुराने मुख्यमंत्री के साथ, नई उम्मीदों के साथ पुरानी भाजपा की सरकार मिलेगी या हमें कोई नया मुख्यमंत्री मिलेगा। कोई नया क्या, जो कांटे की टक्कर चल रही है उसमें दो ही बात है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरकरार रहेंगे या अखिलेश यादव उस कुर्सी को हथिया लेंगे। ये कांटे की टक्कर से ऐसा संदेश मिल रहा है। लेकिन अगर हम ये कह दें कि फला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने जा रहा है तो इस बार यह कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये कांटे की टक्कर है। और जब कांटे की टक्कर होती है तो भविष्यवाणी के बारे में अंदाज़ा लगाना भी कठिन हो जाता है। और जो फ्लोटिंग वोटर है वो बिल्कुल शांत होता है, वो क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं होता है। और हमें जो राजनीतिक विश्लेषण हमें देखने को मिलते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो पूर्व मान्यता से ग्रस्त होते हैं और वो चुनाव परिणाम आने के बाद वो फेल हो जाते हैं। जो सच भी होते हैं वो भी जो है वो चुनाव परिणाम आने के बाद इसलिए सच हो जाते हैं कि जब एक पक्ष एक पार्टी की बात कर रहा है, दूसरा पक्ष दूसरी पार्टी की बात कर रहा है, तो किसी न किसी की बात तो सही होनी है। तो ऐसे में चुनाव परिणामों से भी ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस मीडिया ग्रुप का विश्लेषण ठीक था, किस मीडिया ग्रुप का विश्लेषण सही था। तो इसलिए ये इतना गहरा समुद्र हो गया है जिसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अभी हम जो राजनीतिक विश्लेषण करने जा रहे हैं उसमें हम पार्टियों की स्थिति बता सकते हैं, पार्टियों का स्थान बता सकते हैं कि वो किस तरह से कितना फाइट में है। जो घटनाएं घटी हैं, जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उससे हम एक संकेत दे सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ होगा नहीं, क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कैराना को लेकर बहुत कुछ प्रचार प्रसार किया और यहाँ पर कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने कोई जनहित का मुद्दा नहीं उठाया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी उसने हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। लेकिन आप किसान आंदोलन का संदर्भ लें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का बहुत बड़ा असर रहा है
और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ गए। इसके बावजूद किसान जो हैं अभी आश्वस्त नहीं हैं कि उनकी बातें सुनी जाएंगी। उन्हें भी यही लग रहा है कि चुनाव के मद्देनज़र उन्हें जो है एक राहत की घोषणा कर दी गई है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी से कई बड़े बड़े उन नेताओं का पलायन शुरू हो गया है जो कि बहुजन समाज पार्टी से आए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और भड़ाना और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि विधायक हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से धड़ाधड़ समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टी की ओर वो जा रहे हैं। उनका रुख जो है दूसरी तरफ हो रहा है। इसके सफाई में भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उन्हें टिकट नहीं मिला, इसलिए वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति है, इससे भी हम कुछ ठीक नहीं कह सकते हैं कि इसका समाजवादी पार्टी को कितना लाभ मिल पाएगा। लेकिन जो खबरें हैं जो चल रही हैं उनमें आप कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। खबरें जो हैं अलग अलग मीडिया ग्रुप अलग अलग पार्टियों के अनुसार खबरों को चला रहे हैं। अब रही बात पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या ये है कि छोटा जानवर किसानों की फसलों को नष्ट कर दे रहे हैं और इस वजह से वहाँ के किसान काफ़ी कुछ नाराज़ हैं कि जो गोवंश हैं या जंगली पशु हैं उनकी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है और वो किसानों की फसलों का पूरा नुकसान कर देते हैं। इस पर अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया है सरकार की ओर से। तो सरकार इसको लेके दबाव में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पूरा भरोसा है कि वो हिंदू मुस्लिम करके इस चुनाव को जीत लेंगे, क्योंकि अभी मथुरा की बात हुई है, अयोध्या में बहुत कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही हैं। तो इस चुनाव का जो एक दुर्भाग्य है कि इसमें जो है जो ज़मीनी मुद्दे हैं वो चुनाव का मुद्दा नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये जो फ्लोटिंग वोटर है वो कितना प्रभावित होता है इन मुद्दों से। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लखनऊ में बेरोजगारों का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था और उन्होंने नौकरी की मांग की और उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में जो पद खाली हैं उन्हें भरा जाए और बहुत बड़ी भीड़ थी। लेकिन इस पर भी सरकार ने कोई भी सकारात्मक रुख बेरोजगारों के प्रति नहीं उठाया, कोई आश्वासन नहीं दिया कि उन्हें नौकरी मिलेगी या खाली पदों को भरा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना ज़्यादा गहराता जा रहा है कि ये मुद्दे कुछ दिन तक लाइमलाइट में होते हैं लेकिन फिर वो बाहर हो जाते हैं लाइमलाइट से। अब हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने वहाँ जो लखीमपुर खीरी कांड हुआ था उसको लेकर के प्रियंका गांधी ने अपने समर्थकों की पूरी एक जमात तैयार कर ली, अपने समर्थकों का मजमा लगा लिया और उनकी रैलियों में भीड़ भी जुटने लगी। इसलिए इस चुनाव में प्रियंका गांधी एक हिस्सेदार के रूप में उभरी। और आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी जिस तरह से सक्रिय है वो जो है हिस्सा बटा सकती है इस चुनाव मैदान में। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बुजुर्गों को अयोध्या यात्रा करवाई थी, तिरंगा यात्रा निकाली थी। इस तरह से आम आदमी पार्टी ने भी यह साबित करने की कोशिश की है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है, वो भी हिंदू समर्थक है। और उनका ये जो हिंदू समर्थक चेहरा है ये किसका वोट बटाएगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है उसमें जो वोट शेयर है, वोट शेयर ये पार्टियां कर रही हैं। और अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों को लेकर के एक बड़ी ताकत बना रहे हैं, एक बड़ी ताकत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो चुनाव विश्लेषण आपके सामने आ रहे हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि नहीं, अखिलेश यादव तो बिल्कुल ज़मीन छू रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कहने की बातें हैं।
लेकिन जो जो बड़े बड़े नेता हैं, अगर उनको ये कह दिया जाए कि उनको टिकट नहीं मिला इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके समाजवादी पार्टी में चले गए या दूसरी पार्टियों में चले गए, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि ये कह करके उनके जनाधार को आप कम नहीं कर सकते, उनके जनाधार को माइनस नहीं कर सकते। जो जा रहे हैं अपने जनाधार को लेकर के जा रहे हैं और यह संदेश दे रहे हैं कि उन्हें जो है भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान नहीं मिला, इसलिए उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कम से कम यही कहना है। स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक जिस पार्टी को छोड़ा उस पार्टी का बंटाधार हुआ, ये उनकी अपनी भावना है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के चुनावी परिदृश्य को देखा जाए तो इसमें वोट शेयर करने के लिए बहुत सारे हिस्सेदार खड़े हो गए हैं। इस बार ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी का जनाधार है, कोई एक पार्टी की हवा है जिसमें कि कहा जाए कि कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद रूप से चुनाव अमुक पार्टी के पक्ष में जा रहा है। तो ये जो साझेदार हैं इन्होंने चुनावी फिजा को एकदम बदल दिया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अखिलेश यादव का नुकसान कर रही हैं और ओवैसी भी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कि उसमें भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो रहा है और अखिलेश यादव को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये हमारा कैलकुलेशन है, ये हमारा गणित है। लेकिन जो चुनावी फिजा बन रही है, जो चुनाव में माहौल बन रहा है, उस माहौल को अगर गंभीरता से देखा जाए तो वोट जो है उत्तर प्रदेश की जनता के वोट जो हैं वो बट रहे हैं, अलग अलग खेमे में वो वोट जा रहे हैं। इसलिए ये बात तो पक्के तौर पर कही जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक चुनाव को एक तरफा कर देती थी, उसके लिए इस चुनाव को एक तरफा करना बहुत ही कठिन हो गया है। सब लोग, अगर आप किसी से पूछिए कि भाई किसकी सरकार आ रही है, तो सब लोग यही कहते हैं भाई कांटे की टक्कर है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि किस पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। अब मीडिया अपने तरीके से विश्लेषण करेगा, सोशल मीडिया अपने तरीके से विश्लेषण करेगा, लेकिन इसमें कोई बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती है। अगर कोई बात पक्के तौर पर कही जा सकती है तो ये कही जा सकती है कि वोट में शेयर करने वाले वोट के हिस्सेदार बढ़ गए हैं, जिससे कि कोई एक पार्टी पूरे जनाधार को अपने पक्ष में नहीं कर पाएगी और जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है। नेता अपनी निष्ठा बदल रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, लेकिन जो वोटर है, जो फ्लोटिंग वोटर है, जो सरकार बनवाता है, वो अपनी जगह पे कायम है। वो वेट एंड वॉच कर रहा है, वो देख रहा है, वो नेताओं के चरित्र को देख रहा है कि नेता लोग क्या कर रहे हैं या सरकार ने क्या किया अभी तक। उसकी नज़र इस पर है कि उसे किस पार्टी की सरकार से फ़ायदा होना है और किस पार्टी की सरकार से केवल वादे मिलने हैं। तो हमें वॉच करना होगा कि उस जो निष्पक्ष वोटर है उसका व्यू क्या होता है मतदान होने तक। तो इसलिए जो तमाम पार्टियां हैं वो अपना पूरा जोर लगा रही हैं। कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो कि ये न कह रही हो कि उसे इस बार काफ़ी कुछ बढ़त मिलने वाली है। लेकिन कितनी बढ़त मिलेगी ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, क्योंकि अंदाज़ा लगा के ये कह देना कि इनकी रैलियों में भीड़ है उससे कुछ नहीं होना है, ये पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं इससे कुछ नहीं होना है, ये सब बेकार की बातें हैं। जो वोटर है, जो चुनाव जिताता है, जो सरकार बनवाता है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा, उसके मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। और अगर चुनाव में उसके मुद्दे सामने नहीं आते हैं तो वो फिर बिखर जाता है, वो एकजुट होकर के वोटिंग नहीं कर पाता है। और ऐसी स्थितियां अगर पैदा होती हैं तो ये आप समझ लीजिए कि इन्हीं स्थितियों में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता है। जब मतदाता कंफ्यूज हो जाता है तो तब किसी एक पार्टी को बहुमत मिलना बड़ा कठिन हो जाता है। और जो
अस्थाई सरकार की बात की जाती है, स्पष्ट बहुमत की बात कर दी जाती है। जो स्थितियां और परिस्थितियां हैं वो उसी तरफ जा रही हैं। फिर भी लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करके ये चुनाव जीत लेगी। अब ये जो हवा बनाई जा रही है, इस हवा का कितना असर पड़ेगा चुनाव पर, यह भी चुनाव परिणाम बता पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहा है। इसमें अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कांटे की टक्कर होगी और जो दूसरे प्लेयर हैं वो किसे कितना नुकसान पहुंचाएंगे, किसे कितना फ़ायदा पहुंचाएंगे, ये भी चुनाव परिणामों पर निर्भर करेगा। हमें देखना ये होगा कि इस चुनाव में जनता के मुद्दे कितना सामने आ पाते हैं। किसी पार्टी का चुनाव जीत जाना, किसी पार्टी का सरकार बना लेना, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि इस चुनाव में मुद्दे कितने उभर रहे हैं, आम आदमी की बात कितना चर्चा में आ रही है इस चुनाव के जरिए। क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा मौका होता है जब आम आदमी के मुद्दे सामने आते हैं, उन्हें सामने लाने का मौका मिलता है। लेकिन इस पूरे चुनाव पर हिंदू मुस्लिम मुद्दा तो हावी है और हावी रहेगा, क्योंकि दूसरी पार्टियां भी उन मुद्दों को के जरिए मतदाताओं को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। वो कोशिश कर रही हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम कर रही है तो हम भी हिंदुओं के वोटों को अपनी ओर आकर्षित करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी की गतिविधियां कुछ ऐसी हैं जो कि हिंदू वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। जहां तक मुस्लिम वोटर की बात है, मुस्लिम वोटर का रुख तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ कम ही रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा मुद्दा है, जो एक कॉमन सा मुद्दा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू शब्द के अंतर्गत बहुसंख्यक वोटों को मोबिलाइज कर दिया, ठीक उसी तरीके से ये जो किसान शब्द सामने आया है, किसान के अंतर्गत हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं और अति पिछड़े भी आते हैं। हर वर्ग के लोग किसान हैं, किसान से आते हैं। और किसान इतना व्यापक शब्द है कि किसान के ही घर से लोग सेना में होते हैं, अधिकारी बनते हैं और तमाम तबकों में किसानों के परिवार के लोग भरे पड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से किसान का मुद्दा उठा है इस बार, वो किसान का मुद्दा इस चुनाव में कोई ना कोई करामात जरूर करेगा, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। क्योंकि बार बार किसानों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जाती है। बार बार कहा जाता है कि ये किसान नहीं है, लेकिन किसी के कहने से ये साबित नहीं हो जाता कि ये किसान नहीं है, ये जो है कुछ खास तबके के लोग हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो किसानों की समस्या है, जो किसानों के वर्ग के लोग हैं, उनकी व्यापकता बहुत ज़्यादा है। हिंदू शब्द से ज़्यादा उनकी व्यापकता है और ये व्यापकता जो है इस चुनाव में कोई ना कोई करामात जरूर दिखाएगी। और आप पूछेंगे कि विकल्प क्या है, तो विकल्प चुनाव के बाद तैयार हो जाएंगे। चुनाव जब बीत जाएगा तो उस समय विकल्प हमारे सामने आ जाएगा। अब देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी इज्जत बचा पाती है या अखिलेश यादव अपनी चुनौती को पार करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। एक ही सवाल है इस चुनाव में, एक ही सवाल है, अखिलेश या योगी, अखिलेश या योगी। ये बहुत बड़ा सवाल है। अब सवाल ये भी है कि जो तमाम मुद्दे हैं इस चुनाव के, इन मुद्दों को लेकर के उस फ्लोटिंग वोटर्स में जो सामान्य वोटर है उस पर कौन सी पार्टी या कौन सा नेता अपना प्रभाव जमा पाता है, विश्वास दिला पाता है कि नहीं, आपके मुद्दों के लिए हम हैं, हमारी पार्टी है, हम आपके लिए काम करेंगे, मुझे सरकार में आने का मौका दो और हम जो भी आपके मुद्दे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। आम आदमी पार्टी ने बिजली का भी मुद्दा उठाया है, उसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है। लेकिन बिजली का मुद्दा भी
एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनने जा रहा है, क्योंकि बिजली जो है वो अब डीजल पेट्रोल से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कीमतें इतना बढ़ गई हैं कि लोग विकल्प तलाश रहे हैं कि इनका विकल्प क्या है, और उनका विकल्प जो है ये विद्युत में निहित है, बिजली में निहित है। और बिजली की कीमत अगर कम नहीं होती है उत्तर प्रदेश में, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे प्रदेशों से बिजली के दाम ज़्यादा हैं, बिजली के रेट ज़्यादा हैं, और ये बिजली का मुद्दा महत्वपूर्ण मुद्दा बन सकता है, क्योंकि ये भविष्य का मुद्दा बनने जा रहा है। ऐसा लोगों का मानना है कि डीजल और पेट्रोल की कीमतें जल्दी कम नहीं होने वाली हैं, और आने वाले समय में इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक वाहन सड़कों पर दौड़ने लगेंगे, और अगर वो सड़कों पर दौड़ेंगे तो उनकी चार्जिंग के लिए बिजली सस्ती होना बहुत ज़रूरी है। तो ये डीजल पेट्रोल का मुद्दा जो है वो बिजली का मुद्दा जो है उसे पीछे कर सकता है। अगर बिजली सस्ती होती है तो जो भारतीय जनता पार्टी को डीजल पेट्रोल के मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है, वो मुद्दा जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, वो मुद्दा डाइल्यूट हो जाएगा कि बिजली अगर सस्ती होती है तो व्यापक तौर पर लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अब चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, और अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है। अब तो केवल वादे किए जा सकते हैं, और वादों से लोगों को मोटिवेट किया जा सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि लोगों ने जो अपनी मांगें उठाई, अपने मुद्दे उठाए, वो आचार संहिता से पहले उठाए थे, और लोगों ने मांग की थी कि आचार संहिता लागू होने से पहले इनकी घोषणा हो जानी चाहिए, और इनकी घोषणा नहीं होगी इसका मतलब सरकार का मन नहीं है कि जो लोगों के वाजिब मुद्दे हैं उनके बारे में कुछ विचार किया जाए। तो ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है, और अखिलेश यादव इसमें लाभ उठा सकते हैं। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस और दूसरी पार्टियां सरकार को घेर सकती है, और सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर सकती है। ये भी संकेत मिल रहा है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस चुनाव में हिस्सेदार बढ़ गए हैं, वोटों के हिस्सेदार बढ़ गए हैं, और उन हिस्सेदारों में वोट किस तरीके से बटेगा, और इस वोटों के इस बंटवारे से किस पार्टी को कितना फ़ायदा हो पाएगा, किस पार्टी को कितना नुकसान हो पाएगा, ये बात बहुत कुछ निर्भर करेगा चुनाव परिणामों पर। तो आप देखते रहिए इन्फोपोस्ट न्यूज़। हम आपको तह तक जाकर एक निष्पक्ष विश्लेषण आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। और अब हमें दें इजाज़त। नमस्कार।